हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PGMN में। और अभी हम काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं हमारे चैप्टर के, जो है फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगैमी। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? सो सिंपली फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है कि दो गैमेट्स जो बने थे, मेल एंड फीमेल, दैट इज स्पर्म एंड सेकेंड वन इज ओवम, इन दोनों का फ्यूजन या फिर इन दोनों का होकर एक नई लाइफ बनना, इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दो हैप्लॉइड गैमेट्स आके मिक्स हो जाते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, यानी कि एक नई लाइफ बनाते हैं। सो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सो दिस इज द प्रोसेस। ये वाला जो प्रोसेस है ये कम्प्लीटली इंटरनल प्रोसेस होता है, यानी हम इसको बाहर से जज नहीं कर सकते। कम्प्लीटली ये फीमेल के यूटेरस में होने वाला है या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाला है। इसका मेन लोकेशन जो है फ्यूजन का, ये होता है फेलोपियन ट्यूब वाला पोर्शन, फिर ये आइदर हो सकता है एम्प्यूला, ठीक है, या फिर और फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में फ्यूजन अगर हो जाता है, देन फिर जो नई लाइफ बनती है, जाइगोट जो बनने वाला है, इसका आगे चल के कंप्लीट ग्रोथ होता है इन द यूटेरस ऑफ अ फीमेल, ठीक है। सो चलते हैं अभी आगे, कौन कौन से मैकेनिज्म से फॉर द फर्टिलाइजेशन या फिर फर्टिलाइजेशन के लिए कौन से मैकेनिज्म से होकर गुजरना होता है। सो इसके कुछ स्टेजेस है। सो द फर्स्ट वन कि स्पर्म को जाना होगा अभी टूवर्ड्स, यस, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज में क्या है, हमने जो स्पर्म देखा था, यस, इस तरह से एक स्पर्म है, ठीक है। अभी फर्स्ट वाले स्टेज में ये काफ़ी ज़रूरी है कि स्पर्म को एग की तरफ भेजा जाए। ये है एग, ये है फर्स्ट स्टेज। इसके बाद में यहाँ पे जाने के बाद इस स्पर्म को एग के अंदर एंटर होना होगा, ठीक है, दैट इज द एंट्री। अभी एंट्री में एक आता है, दैट इज एक्रोसोम रिएक्शन, वो देखेंगे हम उसके बाद में। और यहाँ पे जाने के बाद ये एग का हो जाता है एक्टिवेशन, एंड फिर एक्टिवेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है कंप्लीट। अभी इन सभी स्टेजेस को हमें देखना है वन बाय वन। तो चलिए चलते हैं आगे। सो चलिए अभी देखना है हमें फर्स्ट वाला स्टेज, जिसके लिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा कि स्पर्म का डायग्राम क्या था, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या था। सो फर्स्ट अगर मूवमेंट करवाना है देन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कैपेसिटाइजेशन ऑफ द स्पर्म, यानी कि स्पर्म की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। सो ये प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, जब कोपुलेशन होता है, जब मेल इजैकुलेट करता है उसका सीमेन इन द वाजाइनल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल, देन ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है। सो हमने देखा था कि 200 से 400 मिलियन स्पर्म्स एक इजैकुलेशन में बाहर निकलते हैं, और ये एग तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ 50% ही जिंदा रहते हैं, यानी हार्डली 200 मिलियन स्पर्म्स रहने वाले हैं अगर 400 मिलियन स्पर्म गए थे, ठीक है। फिर अभी ये जो 50% स्पर्म्स बचे थे, बचे हुए 50% क्या हो गए, ये मर गए या फिर डिग्रेड हो गए या फिर डिस्ट्रॉय हो गए। जो स्पर्म बचा था इनमें से सिर्फ कोई एक ही स्पर्म लास्ट तक फर्टिलाइजेशन में रहता है, या फिर एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करता है। सो जो भी स्पर्म बचे थे, एक्चुअली ये वाला जो प्रोसेस है इसको 5 से 6 आवर्स लगने वाले हैं, यानी 5 से 6 घंटे लगते हैं किसी एक स्पर्म को वजाइनल ट्रैक से होकर के एग तक पहुंचने के लिए। अभी हमने देखा था एक्रोसोम जो ऊपर वाला पार्ट होता है किसी भी स्पर्म का। सो इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं कि अगर स्पर्म किसी एग सेल तक पहुंच जाए, सो उस एग सेल का जो वॉल होता है इसको ब्रेक किया जाए या फिर इसको तोड़ दो, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। इस तरह से अंदर घुसने के लिए जो हेल्प करता है ये होता है एक्रोसोम, और एक्रोसोम के अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं ये सब। एंड एक्रोसोम अल्टीमेटली क्या करता है, इस स्टेज के लिए रैपिड मूवमेंट प्रोड्यूस करता है इन द स्पर्म। सो ये है एक्रोसोम का फंक्शन इन दिस स्टेज, ठीक है। सो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हमने देखा कि कैपेसिटाइजेशन का क्या मीनिंग होता है कि एक्रोसोम्स जो स्पर्म का स्पीड बढ़ाते हैं, इसे कहा जाता है कैपेसिटाइजेशन। सो अभी चलो जो स्पर्म था कैपेसिटाइज हो गया, यानी इसने सब कुछ ताकत वाकत ले लिया, अभी ये चल पड़ा है टुवर्ड्स द ओवम। सो क्या होता है यहाँ पे, अभी वो स्पीड से जाता है टुवर्ड्स द ओवम। अभी इसे जाना कहाँ है, ऊपर की तरफ, यानी कि वजाइना से होकर के इसे गुजरना है, और फिर ये लास्ट में फेलोपियन ट्यूब में जाके रुकने वाला है, ठीक है। सो इस वाले प्रोसेस में या फिर इस रास्ते को तय करने में उसको हेल्प करता है एक तो उसकी खुद की एनर्जी, उसका स्विमिंग वाला टेक्सचर, यानी जो कंटिन्यूअसली वो स्विमिंग करता है,
सेकेंडली एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रेजेंट होती है जो कि फीमेल के यूटेरस में या फिर फीमेल के वजाइना से लेकर फेलोपियन ट्यूब तक होती है, ये भी उसको हेल्प करती है। अगेन एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो फीमेल्स में होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ये वाला जो हार्मोन ये भी इनडायरेक्टली हेल्प करता है कि स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचे या फिर अपना रास्ता सही से तय करे। सो इतनी सब मेहनत करने के बाद फाइनली स्पर्म पहुंच जाता है फेलोपियन ट्यूब तक। वहां पे पहुंचने की ऑन एन एवरेज उसकी जो स्पीड होती है ये होती है तकरीबन 1.5 से लेकर 3 मिलीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 1.5 से लेकर तो 3 मिलीमीटर इतना रास्ता तय कर लेता है। ठीक है, और इस वाले प्रोसेस के लिए अगेन उसको कौन हेल्प करता है, वही उसका खुद का स्विमिंग टेक्सचर और ऑक्सीटोसिन जो कि फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कंप्लीट उसको रास्ता तय करने में, यानी कंप्लीटली वजाइना से लेके एम्प्यूला वाले रीजन में पहुंचने तक वो सिर्फ 5 मिनट्स लेता है। 5 मिनट में स्पर्म जो है फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले पोर्शन में पहुंच गया। हश, अभी क्या होता है, अभी बात आती है वायबिलिटी की। वायबिलिटी का मतलब है कि कितने टाइम के लिए जिंदा रहता है, कितने टाइम के लिए एक्टिवेट रहता है, या फिर कितने टाइम तक ये काम कर सकता है। सिर्फ 24 से लेकर 48 यानी 24 से लेकर 48 आवर्स तक ही कोई एक स्पर्म एक्टिव या फिर चालू कंडीशन में या फिर ऑन कंडीशन में रहता है। उसके बाद में वो खुद ब खुद डिग्रेड हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ ओवम, ओवम सिर्फ 24 घंटे के लिए ही एक्टिव रहता है, उसके बाद ये भी डिग्रेड हो जाता है। ओके, सो अभी चलते हैं आगे। अभी स्पर्म एग के अंदर कैसे एंटर करता है, सो इसके लिए हमें स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहले एक बात कि भले ही 400 मिलियन तक के स्पर्म्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा रहे हैं, सिर्फ कोई एक ही स्पर्म रहने वाला है जो कि एग को फर्टिलाइज करेगा या फिर एग के अंदर पेनिट्रेट होगा। सो क्या होता है, कोई एक सिंगल स्पर्म ही फर्टिलाइज करने वाला है सेल को या फिर ओवम को। अभी देखो, सिंगल स्पर्म ही फर्टिलाइजेशन में काम आने वाला है, बाकी के इतने सब कोई काम के नहीं। अभी एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। एक्रोसोम यानी क्या था, जो स्पर्म का हेड था और इसमें एक पार्ट प्रेजेंट था ऊपर वाला, ये था एक्रोसोम, और फिर ये था कंप्लीट स्पर्म। यस, सो उसके एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स, कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो रिलीज करते हैं लाइसिन्स, देन हाइलुरोनिडेज एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये सब कहाँ से रिलीज होने वाला है, ये रिलीज होता है एक्रोसोम से, जो कि स्पर्म के हेड वाले पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। देन ये क्या करते हैं, ये सब एंजाइम्स मिलके कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व कर लेते हैं। कोरोना रेडिएटा हमने क्या देखा था, उस साइड के बाहर पत्थर रखे हुए जैसी जो वॉल नजर आती थी, ये थी कोरोना रेडिएटा की। उस वाले पोर्शन को डिसॉल्व कर देते हैं ये सब केमिकल्स। अभी क्या हो रहा है, फिर जो स्पर्म का हेड है ये ज़ोना पेलुसिडा के अंदर घुस गया। ज़ोना पेलुसिडा, ये हमने स्ट्रक्चर में देखा है, किधर है वो, ओके। सो ज़ोना पेलुसिडा यानी ये वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर फिर स्पर्म का हेड घुस जाता है और कोरोना रेडिएटा, ये सब जो बाहर का जो पत्थर वाली लेयर है, इसको भी डिसॉल्व करने में एक्रोसोम के जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं ये हेल्प करते हैं। ठीक है, सो कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद ज़ोना पेलुसिडा जो था, इसके अंदर जो हेड होता है स्पर्म का, ये घुस जाता है। उसके बाद में वहाँ पे फर्टिलाइजिन आता है, फर्टिलाइजिन विच बाइंड टू द स्पेसिफिक एसिड प्रोटीन एंटी फर्टिलिन ऑफ द स्पर्म। अभी फर्टिलाइजिन एंजाइम जो होता है ये प्रेजेंट होता है उस oocyte के लेयर्स में, एंड एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म का होता है, और इन दोनों में स्पेसिफिक रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन डिटरमाइन करता है कंपैटिबिलिटी। ठीक है, एंड प्लस इसी रिएक्शन के कारण वहाँ पे अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टूवर्ड्स द एग बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है, फर्टिलाइजिन होता है जो ऑलरेडी एग सेल में प्रेजेंट है या फिर उसके लेयर्स में प्रेजेंट होता है, और स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिन होता है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और ये बाइंड हो जाते हैं और एक रिएक्शन कर देते हैं। इसी वाले रिएक्शन, अब इस वाले रिएक्शन की नीड क्यों होती है, सो अल्टीमेटली इस रिएक्शन का एक ही एम होता है दैट हमें बस क्या करना है, स्पर्म और एग को जल्दी से जल्दी फ्यूज करवाना है, और ये इसके लिए ज़रूरी होता है कि स्पर्म में एग के लिए अट्रैक्शन बढ़े। सो वो अट्रैक्शन बढ़ाने का काम होता है बाय दिस फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। ठीक है, सो चलो अभी
थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। सो ये वाला पूरा एज इट इज आपको दिया हुआ इन योर टेक्स्ट बुक। सो ये वाला जो रिएक्शन हमने पढ़ा है अभी, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन, ये स्पेसिफिक होता है हर एक स्पेसीज के अंदर, और इसी वाले रिएक्शन को कहा जाता है कंपैटिबिलिटी रिएक्शन, यानी उन दोनों गैमेट्स में कंपैटिबिलिटी है या नहीं, यानी वो एक दूसरे के साथ फ्यूजन कर सकते हैं या नहीं, ये इसी पे से डिटरमाइन होता है। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एंट्री, देन एंट्री में ही एक रिएक्शन होता है जिसे कहा जाता है एक्रोसोम, एक्रोसोम रिएक्शन। क्या होता है एक्रोसोम रिएक्शन में? सिंपल, इसमें क्या हो रहा है देखो, उधर डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो कलरफुल डायग्राम है ये है एक स्पर्म की डायग्राम, दिस इज स्पर्म, ये है उसका एक्रोसोम और ये है एग सेल, ठीक है, इधर वाला एग सेल है और ये है स्पर्म। अभी यहाँ पे स्पर्म जाता है टूवर्ड्स द एनिमल पोल रीजन, यानी जहाँ पे जर्मिनल वेसिकल एंड प्राइमरी बॉडी जो प्रेजेंट, पोलार बॉडी जो प्रेजेंट होती है उस वाले एंड पे जाता है। वहाँ पे जाने के बाद क्या करता है, एक्रोसोम की जो कवरिंग होती है ये रप्चर हो जाती है स्पर्म की, यानी ये वाली जो कवरिंग है ये रप्चर हो गई। अभी रप्चर होने के बाद वहाँ से कुछ लाइटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं। लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, कुछ भी तोड़ फोड़ देना, मरोड़ देना, एनीथिंग जिसको ब्रेक करना है, टुकड़े टुकड़े करने हैं। सो लाइटिक एंजाइम रिलीज होने वाला है कहाँ से, जो एक्रोसोम था, ठीक है। मान लो कि इसको जूम किया हुआ ये है एक स्पर्म, जो इनिशियल वाला ये पोर्शन था ये था एक्रोसोम का, और एक्रोसोम में से काफी सारे लाइटिक एंजाइम्स बाहर आते हैं, यानी जो एंजाइम तोड़ कर रख देते हैं। सो ये लाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, ये जो लेयर होता है एग सेल का उसको, उस कवरिंग को एनिमल पोल वाले उस ज़ोना पेलुसिडा रीजन को तोड़ देते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, ये होते हैं एक्रोसिन एंड एक या फिर ज़ोनालाइसिन। ये दोनों भी किस पर एक्ट करने वाले हैं, ये एक्ट करते हैं ज़ोना पेलुसिडा पर। ज़ोना पेलुसिडा पे कहाँ पे, जिस वाले पॉइंट पे स्पर्म ने अपने हेड के साथ टच किया है सिर्फ उस वाले रीजन में ही एक्ट करने वाले हैं, ना कि पूरा ज़ोना पेलुसिडा, इसको नहीं तोड़ना, बस जिस पॉइंट पे इसका टच हुआ है उतने ही पॉइंट को ये तोड़ता है। एंड इसके कारण क्या होता है, इसके कारण होता है एग रिएक्शन, या फिर स्पर्म एंड एग का एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, इसी को एक्रोसोम रिएक्शन कहा जाता है। ओके, अ स्मॉल फर्टिलाइजेशन कोन, अभी जहाँ पे भी ये जो स्पर्म टच करता है एग सेल को, मान लो कि ये है स्पर्म और ये यहाँ पे टच कर रहा है, फिर यहाँ पे क्या करता है, वो एक कोन ऑफ रिएक्शन बना देता है। ठीक है, ये था फर्स्ट, ये है सेकेंड। सो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एग के मेम्ब्रेन पे कोन ऑफ रिएक्शन बना दिया, और फिर वहाँ पे से या फिर इस वाले पोर्शन में जो स्पर्म का सेल होता है या फिर हेड होता है डायरेक्टली उस कोन के अटैचमेंट या फिर उस कोन की तरफ अटैच हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। यहाँ पे डीपोलराइजेशन होने के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दोनों भी सेल का ये डिसॉल्व हो जाता है। डीपोलराइजेशन के बाद ये जो सेल है यहाँ पे कौन बना था अब ये डिसॉल्व हो गया, और यहाँ पे जो स्पर्म था इसका भी सेल, जो यहाँ वाला पोर्शन था ये डिसॉल्व हो गया, यानी यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं बचा। अब इस तरह से अगर डिसॉल्व हो जाता है देन क्या होता है, जो स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस और जो सेंट्रियोल था ये डायरेक्टली एग सेल के अंदर चले जाता है, और बाकी का जितना भी पोर्शन है बाहर ही रहने वाला है। ठीक है, समझ रहा है। सिंपली क्या होता है, एग सेल का थोड़ा सा पोर्शन स्पर्म के कुछ एंजाइम्स ने यहाँ बीच का डिसॉल्व कर दिया, एंड साइमल्टेनियसली जो स्पर्म सेल था इसका भी इनिशियल वाला पोर्शन डिसॉल्व हो गया। अभी इस स्पर्म के अंदर जो सेंट्रियोल और न्यूक्लियस था ये कहाँ पे जाएंगे, फिर ये ट्रांसफर हो जाते हैं डायरेक्टली इन द एग सेल। ठीक है, अभी जैसे ही एक स्पर्म का हेड विटेलाइन मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, फिर आगे कौन कौन से रिएक्शन होने वाले हैं, यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाती है। कॉर्टिकल रिएक्शन के कारण क्या हो जाता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन जो होता है ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, और अभी ये क्या करता है, दूसरे जो भी स्पर्म होते हैं ये अंदर ना आए इसके लिए हेल्प करता है। ठीक है, सिंपली क्या करना है, देखो डायग्राम, ओके इधर ही देख लेते हैं।
इसी वाले डायग्राम को और स्टडी करना है। जिस अभी मान लो कि ये वाला सेल है और यहाँ पे आया है एक स्पर्म, दिख रहा है क्या, या ब्लैक, ओके। सो अगर यहाँ पे है पोलर बॉडी और यहाँ पे ही एक स्पर्म आता है और वो यहाँ से अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, सो सिंपली यहाँ पे होती है एक कॉर्टिकल रिएक्शन। और कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, यानी ये जो डार्क पिंक कलर का मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, सो ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या कर देता है, फिर डीएक्टिवेट कर देता है स्पर्म के रिसेप्टार्स जो कि ज़ोना पेलुसिडा पे प्रेजेंट है। ज़ोना पेलुसिडा यानी जो ये वाली जो लाइन होती है, ठीक है, ये वाला जो लेयर है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म के रिसेप्शन के लिए कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ रिसेप्टार्स होते हैं जो स्पर्म का मान लो कि वेलकम करने के लिए खड़े, जिस तरह से किसी भी होटल पे रिसेप्शन वाले लोग वेलकम करते हैं, सेम उसी तरह से, ठीक है। सो एक बार क्या, अगर यहाँ पे स्पर्म ने विटेलाइन मेम्ब्रेन तक जाने का सोच लिया, ठीक है, सो यहाँ पे जाने का सोच लिया या फिर वो दोनों का कांटेक्ट हो गया, फिर वहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन हो गई, विटेलाइन मेम्ब्रेन अभी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। और अभी जो यहाँ पे बाहर का जो लेयर था, ये ज़ोना पेलुसिडा, इसमें जितने भी रिसेप्टार्स प्रेजेंट थे जो किसी भी स्पर्म के वेलकम के लिए खड़े हुए थे, ये अभी बंद हो गए, ठीक है। फिर एक डिस्टिंक्ट जो स्पेस होता है, सॉरी, अभी यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया, जो ज़ोना पेलुसिडा में जो भी स्पर्म के रिसेप्शन के लिए जो रिसेप्टार्स थे, ये बंद क्यों हो गए। सो सिंपल एक कंडीशन होती है, देखो, जिसे कहा जाता है पॉलीस्पर्मी या फिर पॉलीप्लॉइडी। यस, पॉलीस्पर्मी का क्या मीनिंग होता है, मान लो कि अगर एक सिंगल ओवम है या फिर एक ही सेल के पास दो से ज़्यादा स्पर्म आ गए और उन्होंने दोनों ने फर्टिलाइजेशन कर लिया, सो कुछ केस वियर्ड हो जाती है। सो दैट्स वाई एक एग को सिर्फ कोई एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे, दैट्स वाई ये वाला रिएक्शन होता है जिसे कॉर्टिकल रिएक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होने वाला है, सिंपल आपको एक ही बात याद रखनी है कि बाहर का जो लेयर है ज़ोना पेलुसिडा, जिसमें स्पर्म के वेलकम करने के लिए कुछ रिसेप्टार्स होते हैं, ये रिसेप्टार बंद कर दिए जाते हैं। कब बंद होते हैं, जब जो आपको डार्क पिंक कलर का दिखाई दे रहा है विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन कन्वर्ट हो जाता है इन द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, उस टाइम पे ये आगे की रिएक्शन हो जाती है। अभी जो नेक्स्ट वाला प्रोसेस है, ये है ओवम का एक्टिवेशन, यानी ओवम एक्टिवेट किस तरह से होता है। सो ओवम का एक्टिवेशन, अभी एक्टिवेशन क्यों कहा गया है, यहाँ पे देखो, हमने फर्स्ट जब oogenesis देखा था उस टाइम पे देखा था, ओवम क्या करता है, मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज 2 में अटक जाता है, मेटाफेज सेकेंड में अटक जाता है। उसके बाद फिर उसके साथ आगे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बट एक्टिवेशन ऑफ ओवम में क्या होता है, वो जिस इस फेज में अटका हुआ था, दैट इज मेटाफेज सेकेंड वाले फेज में, यहाँ से उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। कब होता है, जब स्पर्म का कांटेक्ट होता है विथ विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ द एग, और फिर वो एक्टिव हो जाता है और फिर अपना मियोसिस सेकेंड का स्टेज वो कंप्लीट कर लेता है। अभी क्या होता है, मियोसिस सेकेंड में जाने के बाद अभी यहाँ पे एक सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है, एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनने के बाद जो जर्मिनल वेसिकल था, ये ऑर्गेनाइज हो जाता है इन द फीमेल प्रोन्यूक्लियस, एंड एट दिस स्टेज अभी वाला जो सेल बनने वाला है, अभी वाला जो एग बनने वाला है, ये ट्रू ओवम या फिर एग, यानी कि ये सच्चा एग रहने वाला है जो एक्चुअल में एज अ फीमेल गैमेट वर्क करेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। सो एक्टिवेशन ऑफ ओवम में सिंपल क्या होता है, ये प्रोसेस तभी होने वाली है जब स्पर्म का हेड विटेलाइन मेम्ब्रेन तक जाने वाला है, देन विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट होने के बाद मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज 2 में जो एक ओवम अटक गया था, वहाँ से वो रिज्यूम करता है अपनी जर्नी, फिर वो मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करता है, अगेन 2 सेल्स बनते हैं, एक बड़ा एक छोटा, देन सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, उसको जाने दो, जो बड़ा वाला बनता है इसके साथ एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है और ये एक ट्रू एग या फिर ओवम की तरह काम करता है। देन अभी देखना है फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म। सो ये वही जर्नी है जिसके लिए इतनी मेहनत चल रही थी। सो फ्यूजन किस तरह से होने वाला है, सबसे पहले कि दोनों के भी मेल एंड फीमेल के जो प्रो न्यूक्लियाई होते हैं ये डिजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि जो बाहर वाला लेयर है इसको डिजेनरेट करना है ताकि इंटरनल जो मेन मटेरियल है ये मिक्स हो सके, ठीक है।
फिर इसके कारण ही होता है आगे क्रोमोसोमल पेयरिंग, यानी कि दोनों भी 2n प्लस n 2n, वही हैप्लोइड को मिला के डिप्लॉइड बन जाता है, बिकॉज वहाँ पे क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। और इसी को कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ सिंग कैरियन। सिंग कैरियन इसी को कहा जाता है, एंड इस प्रोसेस को सिंगैमी या फिर कैरियोगैमी कहा जाता है। इस वर्ड के ऊपर या फिर इसके डेफिनेशंस आपको पूछ जाते हैं, सो इस वाले डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना है। सिंग कैरियन का क्या मीनिंग है? सिंपल जो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है इसे कहा जाता है सिंग कैरियन, एंड द प्रोसेस इज नोन एज सिंगैमी या फिर कैरियोगैमी। ओके, सो ये है हमारा अभी फर्टिलाइजेशन की किस तरह से अभी फ्यूजन होने वाला है। अभी आगे देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन क्यों जरूरी है। सो फर्टिलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर, सबसे पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी oocyte एक मेटाफेज 2 में अटक के रह गया था, ठीक है। सो इसको अगर कंप्लीट करना है देन वहाँ फर्टिलाइजेशन होना इसेंशियल होता है। सेकेंड पॉइंट ये है, ओके, फर्स्ट में आपको याद रखना है मेटाफेज वाला, जो मेटाफेज सेकेंड में अटक गया था इन मियोसिस सेकेंड, उसको कंप्लीट करने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है। फिर जो जाइगोट बनने वाला है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये हमें डिप्लॉयड या फिर 2n चाहिए, इसके लिए फर्टिलाइजेशन यानी दोनों का मिलन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद में है कि ओवम में सेंट्रियोल नहीं होता, जो सेंट्रियोल आने वाला है फ्रॉम द स्पर्म, और स्पर्म से जब तक सेंट्रियोल नहीं आने वाला तब तक आगे इसका ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। सो सेंट्रियोल जो कि फीमेल गैमेट में नहीं था, ये इसको रिसीव होता है फ्रॉम द मेल स्पर्म, एंड फिर आगे फर्टिलाइजेशन एंड देन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगेन क्या होता है यहाँ पे, दो पेरेंट्स का जो वेरिएशन है, अभी ये वेरिएशन हम सब मेंडल में पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में, ठीक है। सो वेरिएशन यानी अगर दो पेरेंट्स अलग अलग मिल रहे हैं, दोनों में कुछ कैरेक्टर है, दोनों का भी कुछ आने वाला है, कुछ नया बनने वाला है, सो फॉर दैट वेरिएशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाए। और अगेन वेरिएशन के लिए और डिटेल में देखने के लिए हमारा जो फर्स्ट वाला चैप्टर है दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसको अच्छे से डिटेल में देख लेना, सब कुछ बताया हुआ है। एंड एट द लास्ट सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो आने वाला है ये मेल है या फीमेल, इसको डिटरमाइन करने के लिए भी वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। सो ये सब है सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ओके, एंड नाउ सो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट रहने वाला है दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, सभी वीडियोस को देखिए। अगर किसी वीडियो लेक्चर में कुछ आपको लग रहा है कि कुछ डाउट वगैरह है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।